अगर आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसी ही जिंदगी आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी जीना चाहते हैं तो मिनिमम 10% आपकी इनकम का आपको आज से ही सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ सवाल होते हैं हमारे कि हमारा घर कितना बड़ा होना चाहिए या कितना महंगा होना चाहिए, हमें कैसी कार खरीदनी चाहिए या कार पे कितना खर्चा करना चाहिए। इस तरह के बहुत ही बेसिक सवाल हैं जिनका कि उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेट्स मेक मनी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। बहुत ही प्यारी सीरीज है ये यूट्यूब के ऊपर मेरी 15 वीडियोस की, और उसी वीडियो सीरीज में आज का वीडियो आप सभी के सामने है। दोस्तों आज का वीडियो आप में से हर किसी को एक अलग दिशा देगा, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं हमारे कि हमारा घर कितना बड़ा होना चाहिए या कितना महंगा होना चाहिए, हमें कैसी कार खरीदनी चाहिए या कार पे कितना खर्चा करना चाहिए। इस तरह के बहुत ही बेसिक सवाल हैं जिनका कि उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। खैर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता दीजिए, और अगर इसी सीरीज में आपको कोई नया वीडियो चाहिए या कोई और सवाल है तो वो भी वीडियो के नीचे जरूर डाल दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं हूं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, एंड आप लोगों की जिंदगी इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 100% बदलने के लिए आ रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये हो सकता है कि मुझे सेव कितना करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आपका इस सवाल का उत्तर देना चाहूंगा कि आपको 10% सेव करना है। अगर आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसी ही जिंदगी आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी जीना चाहते हैं तो मिनिमम 10% आपकी इनकम का आपको आज से ही सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीनी है तो 15%, और अगर आपको लेविश लाइफ जीनी है तो 20%, और अगर आपको अपनी पीढ़ियों को भी सिक्योर करना है तो 30% to 40% सेविंग करनी चाहिए। वापस से बता देता हूं, 10% अगर आपके रेगुलर खर्चे मेंटेन करने हैं रिटायरमेंट के बाद भी तो 10%, अगर आपको रेगुलर खर्चों से बेटर लाइफ जीनी है तो 15%, और अगर आपको लेविश लाइफ जीनी है तो 20%, और अगर आपको आपकी पीढ़ियों को भी अच्छी जिंदगी देनी है तो 30% 40%, और फिर देयर इज नो लिमिट। ऑलराइट, सो ये आपके पहले सवाल का उत्तर। आपका दूसरा सवाल हो सकता है, सर मुझे घर खरीदना है लेकिन मेरा घर कितना महंगा मैं मैक्सिमम खरीद सकता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आप अपनी सालाना इनकम से मैक्सिमम 3 से 4 गुना महंगा घर ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका 10 लाख रुपए का सालाना इनकम है तो 40 लाख रुपए इज द मैक्सिमम लिमिट। 40 लाख से ऊपर का घर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए डेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। घर का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, 10 बेडरूम भी किसी को कम लगते हैं, किसी को 20 बेडरूम का घर, किसी को 1000 स्क्वायर फीट का घर भी इनफ लगता है, और किसी को 10,000 स्क्वायर फीट का घर भी इनफ नहीं लगता। दोस्तों ये तो ग्रीड है और जो बढ़ती जाती है। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत आपकी इनकम से 4 गुना ज़्यादा। अगर मेरी इनकम आज 1 करोड़ है तो मैं 4 करोड़ रुपए तक का घर ले सकता हूं। वैसे तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े घर का साइज मैक्सिमम 3 गुना ही होना चाहिए। ऑलराइट, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? आजकल लोग क्या करते हैं, घर देखने के लिए जाते हैं, उनका बजट होता है 3 लाख 30 लाख 40 लाख, लेकिन जब वो देखने जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा दिखने लगता है, ओ वाह ये वाली सोसाइटी, ये ऐसा ये वैसा, और वो अपनी हैसियत से बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। दोस्तों मैंने भी ये गलती की थी। जब मैं 10-12 लाख रुपए कमाता था मैंने 60 लाख का घर खरीदा। वैसे तो देखा जाए तो मेरी कैपेसिटी से सिर्फ 20 लाख रुपए का ज़्यादा ही था, लेकिन उस समय EMI का जो बर्डन बढ़ा उसके कारण मैं सेविंग कर नहीं पाया, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाया, और एक्चुअली वो घर मुझे 60 लाख का नहीं पड़ा, वो शायद 1 करोड़ से ज़्यादा का पड़ा। क्योंकि अगर मैं उस समय पे इन्वेस्ट करता तो वो जो 20 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करता उसका आज 10 साल बाद 40 लाख या 50 लाख या 60 लाख रुपए का वर्थ होता। Am I right? सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें देखनी है। प्रॉब्लम ये है कि लोग कैलकुलेट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते नहीं है। अब बात आती है सबसे फेवरेट चीज़ की, जो कि हर एक बच्चे की जुबान पे होती है और हर एक फैमिली की ख्वाहिश होती है, कार चाहिए और बढ़िया चाहिए। तो कार कैसी खरीदनी चाहिए और लोग कैसे खरीदते हैं? दोस्तों कार के ऊपर आपका मैक्सिमम खर्चा होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम का 50%, दैट्स इट, या उससे कम। ऑलराइट,
एनुअल इनकम, फिर से एग्जांपल लेते हैं 10 लाख रुपए। कार पे कितना रुपए आप खर्च करना है? मैक्सिमम आपको 5 लाख खर्च करना है। लेकिन आप खुद बताइए 10 लाख रुपए कमाने वाला कार पे कितना खर्चा करता है? 10 लाख रुपए कमाने वाला 12 लाख, 15 लाख या आज की डेट में 20 लाख रुपए की कार ले रहा है और EMI पे कार ले रहा है। Am I right or wrong? Is it really good? Tell me that. आप कहेंगे नहीं, कार इज अ प्रेस्टीज सिंबल, भैया कार तो चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, मैंने भी मर्सिडीज बेंज ली और बहुत बड़ी गलती की। उस समय मेरी इनकम थी शायद 30 से 40 लाख रुपए साल की, मेरा पर्सनल प्रॉफिट, और मैंने कार ले ली थी 60 लाख रुपए की। क्या उसके कारण मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा? सच में करना पड़ा। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने फॉर्च्यूनर ली। अब मेरी इनकम है 3 करोड़ रुपए साल की और मैंने 40 लाख रुपए की गाड़ी ली। कैन आई अफोर्ड इट नाउ? यस, आई कैन। तो कार नई ले या पुरानी ले, ये इस कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका 10 लाख रुपए का इनकम है तो 5 लाख रुपए की आप खर्च करो। अगर आपको 20 लाख रुपए वाली कार चाहिए तो 8 साल चली हुई लो ताकि वो 5 लाख रुपए में आपको मिल जाए। इज दैट क्लियर? दोस्तों, बहुत क्लियर कैलकुलेशन है, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। घर तो आपने लिया, वो फिर भी अप्रिशिएटिंग एसेट है, लेकिन कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। ओके, आज आपने 10 लाख की कार ली, आज आपने बिलिंग अपने नाम से करा लिया, कल आप बेचने जाओ कम से कम 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए कम में बिकेगी, कल का कल। इतनी फास्ट डेप्रिशिएट होती है। अगर आप नई कार ले रहे हैं तो आपको एक और काम करना है। क्या करना है? नई कार ले रहे हैं तो डिसीजन करके लो कि कम से कम 10 साल इसे चलाओगे। अगर आपने नई कार ले ली और 5 साल में आप बेचने वाले हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अब होता क्या है, हम लोग ये सारे डिसीजन ले लेते हैं लेकिन हम कभी कैलकुलेट नहीं करते, फिर हैज़ार्डली लेते हैं, ये बेचा, ये खरीदा, और उसमें हमें लॉस होता रहता है। दोस्तों, इट इज़ नॉट वाइज टू गो थ्रू लॉट ऑफ लॉसेस, क्योंकि ये लॉसेस कब आपको कितने भारी पड़ जाएंगे आपको पता नहीं है। अब बात आती है EMI की, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास फैमिली कार लेती है, घर लेती है और बहुत सारी चीज़ें कर लेती है। कई बार तो घूमने फिरने के पैकेजेस भी लेती है, और इन सभी चीज़ों को आजकल बड़ा इजी हो गया। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, EMI में कन्वर्ट करवाओ। तो आपकी EMI कितनी होनी चाहिए? तो EMI आपकी होनी चाहिए आपकी टोटल मंथली इनकम की मैक्सिमम 27 to 28%। 28% से ज़्यादा अगर आपकी EMI जा रही है तो यू आर इन अ डेंजर जोन। अगर 35% से ज़्यादा जा रही है, अगर 35% से ज़्यादा आपकी EMI है तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ सकते हैं, और आपको पता है उससे ज़्यादा है तो देन एनीथिंग कैन हैपन टू यू एंड योर फैमिली। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो मैक्सिमम 27-28 हज़ार आपके EMI में जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 10,000 तो आपका इनकम टैक्स में चला गया, 10 क्या ज़्यादा चला जाएगा शायद। 10,000 आपका इनकम टैक्स में चला गया, आपके पास इफेक्टिव जो पैसा आ रहा है वो 90,000 रुपए आ रहा है। उसमें भी आपका घर परिवार को चलाने का, राशन पानी खर्चा, रहना, लिविंग स्टैंडर्ड, ये मिनिमम 50,000 रुपए का होगा। क्योंकि अगर 2 बच्चे, 1 वाइफ, और बच्चे आज की डेट में अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और घर का मेंटेनेंस है, या घर का रेंट है, या घर लेने के लिए जो EMI भर रहे हैं उसका इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें अगर आप मिलाएं तो 40-50 हज़ार रुपए तो एक मिडिल क्लास फैमिली का चला जाता है। एंड उसके अलावा फिर कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे घर खरीदना है, कार खरीदना है, उनके डाउन पेमेंट वगैरह, या शादियां हैं, या बर्थडे पार्टीज है, या घूमना फिरना है। इन सभी को अगर आप मिलाएं तो 70-75 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो 70 हज़ार का खर्चा और 10,000 इनकम टैक्स, तो आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए बचे EMIs देने के लिए। वेल, फिर भी मानता हूं कि आप थोड़ा एक स्मार्ट फैमिली हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते। 40,000 रुपए में आप घर का काम चला लेते हैं, 10,000 आपका इनकम टैक्स का है, 50,000 आपका गया, 28,000 आपकी EMIs में, घर, कार और बाकी की EMIs में चला गया। 20 से 22,000 रुपए आपके पास बच रहा है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि देखिए, आज की डेट में आपको कोई और हेल्प नहीं करेगा आपके अलावा। मान लीजिए आप एक 40 साल के युवक हैं और आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी एज है 8 साल और 10 साल। आपको पता है 15 साल बाद आपको पैसा चाहिए होगा इन बच्चों के एजुकेशन के लिए, इनकी शादी के लिए, और भगवान ना करे आपको आज कुछ हो जाए। क्या 20% भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। मिनिमम 20% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पे अटेंशन टू दिस। अब बात आती है और क्या करें। तो दोस्तों, सबको सिक्योर करें। मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, 2 तो आप में से हर किसी के पास चाहिए। और भी इंश्योरेंस के काफ़ी सारे प्लान्स हैं। अगर आप किसी अच्छे LIC एडवाइजर से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या क्या प्लान्स होते हैं। हर चीज़ को इंश्योर करें। आई नो इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज़्यादा चला जाता है और ये बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, लेकिन देखिए, कार का इंश्योरेंस क्या ज़रूरी है?
अगर आप रोड पे कार चला रहे हैं, बिना इंश्योरेंस के आरटीओ ने पकड़ लिया, आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ सकता है। कल कार का एक्सीडेंट हो गया, आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ सकता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी मर्सिडीज बेंज का एक्सीडेंट हुआ, ऑलराइट, 10 लाख रुपए का बिल बना, 10 लाख रुपए का बिल बना दोस्तों। अगर वो इंश्योर नहीं होती, अगर मैं हर साल 75,000 रुपए उसके इंश्योरेंस का नहीं देता, तो 10 का 10 लाख मुझे जेब से देना पड़ता, एंड 10 साल का जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो एक बार में मुझे भरना पड़ता। और मेरी कार का 3 बार छोटा मोटा मिला के एक्सीडेंट हो चुका है। सो जब कार का इंश्योरेंस हम लोग देते हैं, भले वो एक्सीडेंट हो या ना हो, तो क्या आपकी जिंदगी और आपके बच्चों की जिंदगी आपकी कार से कम इंपॉर्टेंट है? नो, आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी आपकी कार की इंश्योरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर करें। मिनिमम आपकी इनकम का 10 टाइम्स आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी साल की इनकम है 12 लाख रुपए, तो आपका मिनिमम इंश्योरेंस कवर होना चाहिए 1.2 करोड़। सो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको ध्यान रखनी है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो ये है कि इमरजेंसी फंड हमेशा बना के रखें। और इमरजेंसी फंड की एक खास बात होती है, इसको टच नहीं करना है कभी भी, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए। एंड दूसरी चीज़ इसकी खास बात होती है, इसको जब चाहे तब आप लिक्विड करवा सके, जब चाहे तब पैसा आपके हाथ में आ सके। इमरजेंसी फंड हमेशा क्रिएट कीजिए। ये ज़्यादा बड़ा फंड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी पूरी इनकम का कम से कम 5% से 10% तो ये फंड होना चाहिए। अगर आपकी शुरुआत में इनकम कम है तो ये फंड का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, और अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो ये फंड हो सकता है थोड़ा कम हो। अगर आप 1000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं तो 50 करोड़ का ये फंड चल सकता है 5% में कम। लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो ये फंड आपके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा, क्यों उल्टा क्यों, इसका समझिए। जब आप 1000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं तो आपको बुरे वक्त में बैंक सपोर्ट करते हैं, लेंडर सपोर्ट करते हैं, कई सारे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको बुरे वक्त में बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप कम कमा रहे हैं तो ये इमरजेंसी फंड ज़्यादा होना चाहिए। खैर दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में और अपने मनी के बारे में ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आपको डिटेल में पूरा फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में जानना है, माइंडसेट को चेंज करना है, तो हमारा किक स्टार्ट मिलियनेयर प्रोग्राम आप कभी भी खरीद सकते हैं। मेरी टीम को फ़ोन कीजिए और किक स्टार्ट मिलियनेयर प्रोग्राम खरीदिए। अदरवाइज ये 15 वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 आ रहा है 15 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन और प्रीमियम कंटेंट के साथ। एंड दोस्तों, इस बार का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अद्भुत है, क्योंकि 1 करोड़ जिंदगियां इससे प्रभावित होगी। आप खुद देखेंगे, आप खुद विटनेस बनेंगे कि लोगों के हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, बिजनेस से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उस फ्री वर्कशॉप में होंगे। एंड लेट मी टेल यू, कोई सेल्स नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं होगा, और आनंद कुमार जैसे पर्सनालिटीज से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार सर, जिनका रोल ऋतिक रोशन ने किया था मूवी के अंदर, वो भी इस शो का हिस्सा है। सो आप में से हर एक आदमी इस शो के साथ ज़रूर जुड़े, एंड अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिवार वालों को बताएं, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा भारत। सो आर यू रेडी टू मेक मनी? इफ यस, लेट्स मेक मनी एवरीवन, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।